Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is puncturing ties. What's the meaning of puncture? If you get you must have used this word while जब आपकी गाड़ी पे जब आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, राइट। जब मतलब आपके टायर पे कोई होल हो जाता है जिससे सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो जैसे आपकी अब गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। यहाँ पे पंचर का मतलब है ऐसी कोई एक चीज़ हुई है जिससे सारे का जो टाइज थे चाइना और यूएस के बीच में, टाइज मतलब जो रिलेशनशिप थे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, वो ख़राब हो चुके हैं। ठीक है। द रो ओवर बलून शोज़ इज़ हॉट बटन इशू इन द यूएस पॉलिटिक्स। रो मतलब यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, रो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक के बाद लगातार जो चीज़ें हुई हैं, किसके ऊपर, बलून के ऊपर। तो चाइना ने एक स्पाई बलून छोड़ा था। अब वो चाइना तो कह रहा था कि वो स्पाई बलून नहीं है, पर यूएस कह रहा था कि वो एक स्पाई बलून है। तो उस चीज़ के ऊपर लगातार चीज़ें होती रही, तो इससे वो क्या हो गया, ये बलून वाला इशू ना यूएस पे क्या हो गया है, हॉट बटन इशू। हॉट बटन मतलब एक बहुत ही व्हाट वी से, हॉट बटन लाइक एक गर्मा गर्मी वाला मसला बन गया है। ठीक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा इशू बन गया है यूएस के पॉलिटिक्स पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। सो जैसे कि मैंने आपको रो का मीनिंग बताया था, सीरीज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तब आपका वो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, यू आर नॉट अग्रीइंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन, और वो लगातार हो रहा है। आपने एक बार बात की, देन फिर जब आप नेक्स्ट टाइम भी वो बात आपकी नहीं बनी, तो उसे हम कहते हैं अ रो। ठीक है, तो आपकी बातें नहीं बन रही तो उसे कहते हैं अ रो ओवर समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हॉट बटन, अ टॉपिक और इशू दैट इज़ हाईली चार्ज इमोशनली और पॉलिटिकली, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें हैं या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चीज़ें होते हैं, चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है, एकदम गर्मा गर्मी वाला इशू जो हम कहते हैं ना, दैट इज़ हॉट बटन इशू। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ शूट डाउन। शूट डाउन करने का मतलब होता है ब्रिंग डाउन एन एयरक्राफ्ट बाय मिसाइल बाय शूटिंग एट इट। तो किसी भी चीज़ को आप शूट करके गन से या फिर मिसाइल से, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, बलून हो, या कोई भी चीज़ जिसे आप मार के गिरा सकते हो, तोड़ के डैमेज करके गिरा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज शूट डाउन करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ले बेयर, टू रिवील और अनकवर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को पब्लिकली ला देना, ओपनली रख देना, इज़ ले बेयर। ठीक है, ले मतलब रखना, बेयर मतलब ओपनली, सो दैट इज कॉल्ड एज ले बेयर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मार्ड। मार्ड का मतलब होता है टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड। किसी भी चीज़ को आप डैमेज कर रहे हो तो उसे आप मार्ड कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूट्रोलॉजी। म्यूट्रोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स ऑन आवर वेदर। ठीक है, आप जब भी वेदर का इन्फॉर्मेशन कोई भी गैदर कर रहे हो, उसके बारे में कुछ एनालिसिस कर रहे हो, अगर वो उस पूरे स्टडी को क्या बोलते हैं, म्यूट्रोलॉजी। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम इंडियन म्यूट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हवामान मौसम विभाग, दैट इज कॉल्ड एज म्यूट्रोलॉजी। ठीक है, मौसम विभाग को हम कहते हैं इंडियन म्यूट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सिमिलरली म्यूट्रोलॉजी का मतलब होता है जो कि वेदर से रिलेटेड स्टडीज़ हो रही हैं। ठीक है। वारंट का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम राइट और नेसेसरी टू डिज़र्व समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ को जब ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, इसे सही समझा हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज वारंट। किसी भी चीज़ को सही करना इज़ वारंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डायल डाउन, एडजस्ट द कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सो एज टू reduce द लेवल ऑफ साउंड, लाइट, हीट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या मतलब है, डायल डाउन का मतलब किसी भी यहाँ पे साउंड को कम करने का मतलब है लेवल डाउन। पर हमारे आर्टिकल पे वो कैसा हुआ है, जब यूएस और चाइना के बीच पे जो भी इश्यूज़ थे ना, कुछ एक ईयर पे इश्यूज़ हुए थे, उन्होंने जब उन इश्यूज़ को कम किया था, मतलब अपने बीच में सेटलमेंट की थी, उसे कहते हैं डायल डाउन करना। यहाँ पे वो वर्ड ऐसे यूज़ हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट इज़ मसल फ्लेक्सिंग। मसल फ्लेक्सिंग का मीनिंग होता है अ पब्लिक शो ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर दैट इज़ इंटेंडेड टू वरी अपोनेंट, मतलब सामने वाले को डराने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जब आप कोई भी मिलिट्री का शो करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मसल फ्लेक्सिंग, ठीक है। ऑफ रैम्प का मतलब होता है एन एग्जिट लेन फॉर ट्रैफिक फ्रॉम अ टर्न पाइक और फ्री वे टू स्ट्रीट, ठीक है। मतलब जब सपोज हाईवे पर से आपको अगर इस कोई एक अलग से लेन पे आना है जो कि कोई गांव पे जा रही है, तो उधर जाने के लिए ये जो आपको रास्ता मिलेगा ना एग्ज़िट करने के लिए, आप यहाँ से आ रहे हो तो यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए जो आपको रास्ता मिलेगा दैट इज़ द ऑफ रैम्प। तो यहाँ पे ऑफ रैम्प का मतलब कैसे यूज़ हुआ है, यूएस और चाइना के बीच में जब लड़ाई अगर छिड़ जाती है तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उससे बाहर निकलना इज़ ऑफ रैम्प, ठीक है। यूएस और चाइना के बीच पे जो लड़ाई है ना, उस चीज़ में से बाहर निकलना यहाँ पे ऑफ रैम्प का मतलब होगा। आपके आर्टिकल पे वो कैसे यूज़ हुआ है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर आर्टिकल। जहाँ पे भी ग्रीन कलर से मार्क्ड है वो आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। कैसे? द शूटिंग डाउन हैज़ सर्व्ड एज अ स्टार्क रिमाइंडर, ठीक है। तो ये शूटिंग डाउन किसके लिए लिखा है, इसका मतलब तो ये हैज़ सर्व्ड जो है ना इस शूटिंग डाउन के लिए लिखा गया है, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है, एंड जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे ब्रेक दे के आपको पढ़ना है, वहाँ पे एक ब्रेक देना है देन आगे बढ़ना है, ठीक है। द शूटिंग डाउन ऑफ चाइनीज सर्विलेंस बलून बाय द यूएस मिलिट्री हैज़ सर्व्ड एज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट दैट कैरेक्टराइजेस रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। तो ये जो बलून को शूट डाउन किया गया, नीचे गिराया गया, कि कौन सा बलून था वो, चाइनीज़ सर्विलांस मतलब वो जो देख रेख करते हैं, सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है। तो चाइना का जो निगरानी रखने वाला बलून था उसे यूएस के मिलिट्री ने मार गिराया है। तो इस शूट डाउन ने, तो ये जो एक्ट था ना शूट डाउन करने का, इसने क्या सर्व किया, मतलब इससे क्या चीज़ हो गई है, इससे हमें क्या याद आता है इस चीज़ से, स्टार्क मतलब बहुत ही कड़वी सच्चाई याद आती है, ठीक है। स्टार्क इज़ कड़वी सच्चाई, तो रिमाइंडर मतलब याद आना, तो हमें इससे कड़ी सच्चाई याद आती है कि कौन सी कड़ी सच्चाई याद आती है, ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट मतलब अगर आप दोनों के बीच पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डीप डिस्ट्रस्ट। तो मतलब यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो एक दोनों के ऊपर जो डिस्ट्रस्ट है ना एक दूसरे के ऊपर, वो दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, ये दिखाता है। और क्या दिखाता है, रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स के बीच में, मतलब जो यूएस है और जो चाइना है, इन दोनों के बीच पे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत सारे हैं, ऐसा ये शूटिंग डाउन ने हमें दिखा दिया, ठीक है। द डिटेक्शन ऑफ द बलून लास्ट वीक ओवर मोंटाना एक जगह का नाम है यूएस पे, वहाँ पे ये बलून मिला पिछले हफ्ते। तो इससे क्या हो गया, स्पार्क्ड डिप्लोमेटिक क्राइसिस। स्पार्क कोई भी चीज़ अगर स्पार्क करती है तो वो बढ़ जाती है, तो कौन सी चीज़ यहाँ पे बढ़ गई, डिप्लोमेटिक क्राइसिस। पहले से यूएस और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल ही रहे थे, पर ये बलून शूट डाउन वाला इशू ने और ज़्यादा स्पार्क कर दिया, मतलब बढ़ा दिया क्राइसिस को, कि इस चीज़ से कितना हद तक बढ़ गया, और इस चीज़ से क्या हो गया, इस बलून वाले इशू से, इस चीज़ से लीडिंग टू मतलब इस चीज़ के वजह से ये बात हुई है। तो इस शूट डाउन की वजह से कौन सी बात हो गई, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस के जो सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कॉलिंग ऑफ मतलब कैंसिल करना, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। किस चीज़ को कैंसिल कर दिया, हाईली एंटिसिपेटेड का मतलब जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो एंटनी ब्लिंकन बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे जो यूएस के सेक्रेटरी हैं चाइना जाने का, तो उन्होंने वो अपनी विज़िट कैंसिल कर दी, ठीक है। विज़िट टू चाइना फ्रॉम February 6, तो February 6 से वो मतलब आज 7 है, मतलब वो कल ही आने वाले थे, पर एज वी नो ये बलून वाला इशू हो गया। तो एंटनी ब्लिंकन ने इस शूट डाउन की वजह से जो भी क्राइसिस हो गए यूएस और चाइना के बीच में, अपनी विज़िट जो थी चाइना पे वो कैंसिल कर दी। द विज़िट विच वुड हैव बीन द फर्स्ट, तो अगर ये विज़िट होती थी सक्सेसफुल, अगर एंटनी ब्लिंकन आते चाइना में, तो ये पहली बार होता कि कोई एक टॉप यूएस डिप्लोमेट, आपको ये कैसे पढ़ना है, द विज़िट विच वुड हैव बीन द फर्स्ट
बाय ए ब्रेक टॉप यूएस डिप्लोमेट सिंस 2018, मतलब 2018 से कोई भी यूएस का कोई भी एक टॉप डिप्लोमेट ना चाइना में विज़िट नहीं किया था। तो 2018 से कोई भी यूएस के जो भी डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने चाइना विज़िट नहीं किया था, ना ही चाइना के किसी डिप्लोमेट ने यूएस में विज़िट किया था। मतलब दोनों के रिलेशंस बहुत ही ख़राब चल रहे थे, ठीक है। वॉज द रिज़ल्ट ऑफ, पर वॉज ये यहाँ पे वॉज किसके लिए लगा है, ये जो विज़िट था टॉप यूएस डिप्लोमेट का विज़िट था ना, ये वॉज उसके लिए लगा है। तो ये जो विज़िट था ना, ये कैसे फाइनलाइज हुआ था, जब हम जानते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो पर ये चीज़ कैसे हुई, इन लोगों ने मान कैसे लिया था कि चलो हम इस डेट पे मिलेंगे। तो आगे हमें बताते हैं कि ये रिज़ल्ट है किस चीज़ का, मंथ्स लॉन्ग एफ़र्ट, महीनों तक एफ़र्ट चला था कि इश्यूज़ को सुलझाया जाए, और एक विज़िट करते हैं ताकि इश्यूज़ को सुलझाया जाए। तो इस मीटिंग को करने के लिए महीनों का एफ़र्ट चला था। टू हॉल्ट द डाउनवर्ड स्पाइरल एंड टाइज, स्पाइरल का मतलब होता है जैसे गोल गोल सी चीज़ें होती हैं, तो डाउनवर्ड स्पाइरल मतलब जो रिलेशनशिप्स ख़राब होते जा रहे थे ना, उस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया था कि चलो हम अब विज़िट करते हैं और अपने रिलेशंस को सुधारते हैं। पर ये जो शूट डाउन हो गया, तो इस चीज़ को एक हॉल्ट आ गया, तो इस शटडाउन ने हॉल्ट कर दिया, रोक दिया ये जो इशू हो गया यूएस और चाइना के बीच। तो इससे वो जो सुधार था ना, एक सुधार होने की जो गुंजाइश थी वो भी रुक गई, ठीक है। कमिंग आउट ऑफ द, तो ये चीज़ कहाँ से आई थी, कमिंग आउट ऑफ द बाइडन एग्जाई करके नहीं पढ़ना है, जी करके आपको पढ़ना, ठीक है। तो कमिंग आउट ऑफ द बाइडन, जो बाइडन है, जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट, और जिंगपिंग कौन है, चाइना के प्रेसिडेंट। तो बाइडन और चाइना का जिंगपिंग मीट हुआ था, कहाँ पे मीट हुआ था, बाली में, नवंबर को G20 में बाली समिट हुआ था पिछले साल नवंबर पे। तो वहाँ पे ये दोनों मिले थे और इन्होंने डिसाइड किया था कि चलो February 6 को आप यूएस का एक डिप्लोमेट चाइना पे आएगा और हम अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश करेंगे। पर वो कोशिश भी अब नाकामयाब सी दिखाई दे रही है, ठीक है। द फ्रेजालिटी मतलब जो वीकनेस है, ठीक है। द फ्रेजालिटी ऑफ दैट एफर्ट मतलब वो एफर्ट्स कितने वीक थे, हैज़ बीन लेड बेयर मतलब वो सामने आ गए, ठीक है, ओपनली आ गया, वो खुले आम तौर पे हमें ओपनली दिख गए कि वो कितने वीक एफर्ट्स थे, ठीक है। वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा वीक थे, दोनों कंट्रीज़ ना ऐसे बस नाम के लिए ही चाहती थी कि हम मिलें। तो वो दिख गया कि हमें कितने उनके एफर्ट्स वीक थे इस कंट्रोवर्सी से, बाय द कंट्रोवर्सी ओवर द बलून। तो बलून के ऊपर ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ये जो इशू हुआ, उससे हमें दिख गया कि इन लोगों के एफर्ट्स कितने फ्रजाइल थे, वीक थे, इनकी मिलने की नीयत ही नहीं थी। विच हैज़ पंचर्ड, तो ये कंट्रोवर्सी ने और क्या किया है, पंचर कर दिया है द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेबिलिटी इन रिलेशंस दैट हैव बीन मार्ड मतलब डैमेज हुए हैं बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, ठीक है, मन मुटाव। तो इस चीज़ ने और क्या क्या रोक दिया है, पंचर कर दिया है, पंचर मतलब रोक दिया है इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेबिलिटी, रिस्टोर करना मतलब किसी भी चीज़ को वापस से गेन करना। तो वो चाहते थे कि हमारे रिलेशंस मतलब यूएस चाइना के रिलेशंस अच्छे हो, पर उस चीज़ को ये बलून कंट्रोवर्सी ने पंचर कर दिया, ठीक है। दैट हैव बीन और दैट हैव बीन किसके लिए लगा है, स्टेबिलिटी इन रिलेशंस के लिए ये हैव लगा है, ठीक है। तो आपको ये मुझे ग्रामर मार्क करवा देना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी इन रिलेशंस है ना, हैव मार्ड मतलब ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये डैमेज हो गई है। किस लिए डैमेज हो गई है, बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट बढ़ता ही जा रहा है यूएस और चाइना के बीच में, इसीलिए ये स्टेबिलिटी है ना मार्ड हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है। बीजिंग हैज़ मेंटेन दैट, इस पे बीजिंग ने अपना क्या प्रतिक्रिया दी है कि द बलून वॉज सिविलियन, वो तो मिलिट्री वाला नहीं था बलून, बल्कि एक सिविलियन बलून था, और ये मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से था। हमने हवामान का जो डेटा है वो इकट्ठा करने के लिए हमने ये बलून छोड़ा था। इससे आर्मी का रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो आपको इसे डरने की बात नहीं है, हम आपके कोई भी सर्विलांस वगैरह नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट हैड ड्रिफ्ट ऑफ कोर्स, हमने तो अपने ही एरिया में छोड़ा था मीट्रोलॉजी का डेटा निकालने के लिए, पर वो आपके
पास ड्रिफ्ट अवे मतलब गलती से आ गया, ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब हमने तो ऐसा ही अपने आसमान पे छोड़ा था, पर वो हवा से ड्रिफ्ट होके आपके तरफ, यूएस के तरफ वो आ गया, ठीक है। ऐसा चाइना ने कहा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर ना, ग्रीन कलर को कनेक्ट करके पढ़ना है। द यूएस हैज़ सीन द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉट इट कॉल्ड अ सर्वेलांस बलून। तो यूएस ने इस डिप्लॉयमेंट को, जिसको यूएस ने नाम दिया है वॉट इट कॉल्ड, मतलब यूएस ने इस चीज़ को, इस बलून के प्रोसेस को, इस बलून के भेजने को, इस बलून की डिप्लॉयमेंट को क्या नाम दिया है? अ सर्वेलांस बलून का नाम दिया है, ठीक है। मतलब निगरानी करने वाला बलून, जो पे निगरानी कर रहा था। तो द यूएस हैज़ सीन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सर्वेलांस बलून एज अ ग्रेव प्रोवोकेशन। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो चाइना ने हरकत की है बलून भेजने का, ये एक ग्रेव मतलब सीरियस, बहुत ही सीरियस प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना, बहुत गंदे तरीके से हमें बहुत ही बैडली तरीके से हमें उकसाया जा रहा है, ठीक है। दैट बीजिंग टू वुड नॉट हैव टॉलरेटेड। अब ये जो हमें उकसाया जा रहा है ना, अगर हम उनको, चाइना वालों को उकसाते थे, बीजिंग यहाँ पे किसके लिए रेफ़र किया गया है? चाइना के लिए। अगर ये उकसावा हम करते थे ना, तो बीजिंग भी इसको टॉलरेट नहीं कर पाता था। टॉलरेट मतलब सहन करना। तो अगर हम ऐसा करते थे तो बीजिंग भी ऐसा सहन नहीं कर पाता था, बीजिंग भी इसको शट डाउन कर देता, ऐसा यूएस ने कहा है। अब हम बीच की बात पढ़ते हैं। ऑन द ईव ऑफ मतलब कोई भी चीज़ अगर होने वाली है, उसके एक दिन पहले जो शाम होती है उसको हम कहते हैं ऑन द ईव ऑफ, ठीक है। तो सपोज़ 25 को क्रिसमस होता है, जो 24 को शाम होती है ना, उसको हम कहते हैं क्रिसमस ईव, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये ग्रामर आपको देखना था। और ये जो बात है ना, ये आपको एडिशनल दी गई है कि ब्लिंकिन विजिट ऑन द ईव ऑफ द ब्लिंकिन विजिट डीप इनटू इट्स एयर स्पेस। मतलब ब्लिंकिन विजिट करने वाले थे शायद, तो उसके एक दिन पहले ये इशू हो गया, ठीक है। आप जब ये ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। द यूएस हैज़ सीन द डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हाट इट कॉल्ड सर्वेलांस बलून एज अ ग्रेव प्रोवोकेशन। ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस बलून के डिप्लॉयमेंट को यूएस ने ग्रेव प्रोवोकेशन किया है। अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते जाओगे, द US has seen the deployment of what it called a balloon on the eve of Blinken's visit deep into its airspace as grave provocation। ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूएस ऑफिशियल्स ने ये बात मानी है, एक्नॉलेज की है कि ब्रेक, यूएस ऑफिशियल्स हैव एक्नॉलेज्ड दिस, बाय दिस was by no means the first such surveillance balloon spotted over American skies। देखो यहाँ पे skies का मतलब आसमान, भाई आसमान तो एक ही होता है ना। तो अब आप कहोगे कि प्लूरल क्यों लिखा गया है, ठीक है। पर ये रॉन्ग नहीं है। जब भी हम कंट्री के जो भी रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं ना, तो वो प्लूरल सेंस में ही लेते हैं, ठीक है। अमेरिका के वाटर्स, अमेरिकन वाटर्स, इंडियन वाटर्स। तो वैसे ही अगर हम आसमान के बारे में बात करते हैं तो वो स्काईज ही आएगा। दिस इज़ हाउ वी राइट, ठीक है। तो ये इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसे पर्पल में मार्क किया है। तो यूएस के ऑफिशियल्स कहते हैं कि पहले बार नहीं है कि ऐसे सर्वेलांस बलून, मतलब निगरानी रखने वाले बलून चाइना के अमेरिका में दिखे हैं। देयर वाज अ सिमिलर इंसिडेंट अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हुआ था। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तो उनके टाइम पे भी ऐसा बलून हमें दिखा था, ठीक है। Balloons were also spotted over जापान in 2020 एंड 2021। तो 2020 और 2021 में जापान में भी चाइना की ये बलून्स दिखे थे। एंड ओवर इंडियाज अंडमान आइलैंड्स लास्ट ईयर। तो पिछले साल इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भी ऐसे बलून देखा गया था। ऑल थ्री गवर्नमेंट्स, अब ये थ्री गवर्नमेंट्स किसको कह रहे हैं? पहला ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा जापान की गवर्नमेंट को, तीसरा इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये तीनों गवर्नमेंट्स ने, ऑल थ्री गवर्नमेंट्स डिड नॉट टेक स्टेप्स टू शूट डाउन द बलून्स। इन तीनों गवर्नमेंट ने शूट डाउन नहीं किया था उस बलून को। किस लिए शूट डाउन नहीं किया था, किस लिए उसको मार नहीं गिराया था? प्रेज्यूमेबली, ऐसा शायद, प्रेज्यूमेबली मतलब शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि कमिंग टू द कंक्लूजन दैट, शायद उन्होंने ऐसा इस कंक्लूजन पे आए कि बलून्स, दैट द बलून्स इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस पावर्ड बाय सैटेलाइट्स were not important enough to warrant being shot down। मतलब आजकल की जो
एरा है, 21st सेंचुरी है, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो ऐसी एज में जहाँ पे लोग निगरानी के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारी एडवांस सैटेलाइट्स आ गई हैं। अगर चाइना को निगरानी ही रखनी थी तो वो हम पे एडवांस सैटेलाइट्स यूज़ करके हमें पता भी नहीं चलता था, वो ऐसे निगरानी रख सकता था। ठीक है, पर बलून से वो क्या ही निगरानी रखेगा। भेजना था तो भाई ड्रोन वगैरह भेज के वो निगरानी कर सकता था, बलून से वो क्या ही निगरानी करेगा। इसलिए तीनों गवर्नमेंट्स ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, जापान ने और इंडिया ने वो बलून को मार नहीं गिराया, ऐसे ही जाने दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक देके पढ़ना था, एडवांस सैटेलाइट्स ब्रेक वर नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इनफ यहाँ पे क्यों पर्पल में मार्क कर किया गया है? इनफ यहाँ पे कैसे एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वो एडवर्ब है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कैसा यूज़ हुआ है? एडजेक्टिव है। और एडवर्ब जब एज एन इनफ, जब अब एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है तो वो एडजेक्टिव के बाद आया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है और इनफ एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो इनफ जब भी एज एन एडवर्ब यूज़ होता है तो वो एडजेक्टिव के बाद ही आता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना होगा वेयर नॉट इनफ इम्पॉर्टेंट, आपको इम्पॉर्टेंट पहले लिखना होगा, एडजेक्टिव को पहले लिखना होगा और एडवर्ब को बाद में लिखना होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ग्रामर की चीज़। ठीक है, तो उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि उसको शूट डाउन किया जाए। ठीक है, न्यू दिल्ली एंड टोक्यो में नाउ बी प्रॉम्प्टेड टू रीअसेस हाउ दे हैंडल सच इंस्टीट्यूशंस इन द फ्यूचर। तो अब जब अमेरिका के आर्मी ने इसको शूट डाउन कर दिया है तो टोक्यो मतलब जापान को और न्यू दिल्ली मतलब इंडिया को, अब वो नाउ भी प्रॉम्प्टेड मतलब वो और ज़्यादा सतर्क हो गए हैं कि हाँ भाई अब उनको रीअसेस करना होगा कि हाउ द हैंडल सच इंट्रूशंस। अगर ऐसी घुसपैठ होती है फिर से किसी और कंट्री के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा, चाहे वो बलून्स की सर्वेलांस के थ्रू हो या फिर किसी भी चीज़ से हो, तो उनको सतर्कता से करना होगा। ठीक है, आगे से उनको सतर्कता बरनी होगी न्यू दिल्ली को टोक्यो से। तो यूएस के इस इंसिडेंट से टोक्यो और न्यू दिल्ली ने भी एक सीख ली कि हमें आगे से सतर्क रहना है। ठीक है, बीजिंग फॉर इट्स पार्ट वुड डू वेल, बीजिंग के लिए भी ये बात अच्छी होगी। कौन सी बात? वुड डू वेल टू रिकन्सिडर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ वॉट अपीयर्स टू बी अ न्यू प्रोवोकेटिव टूल फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो चाइना को भी समझना होगा कि वो जो एक ये नया चीज़ लाया है ना, प्रोवोकेटिव करने वाला, लोगों को प्रोवोक करने वाला, ये चाइना ने सर्वेलांस बलून लाया है। तो ये एक नया चीज़ है। अब कोई भी भाई सर्वेलांस तो आजकल के ज़माने में बलून से नहीं करता है, तो चाइना ने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भाई बलून से सर्वेलांस करेंगे हम लोग। तो चाइना को इस बात की कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, मतलब यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है कॉस्ट, हर्जाना, और बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे, आपको इस चीज़ से क्या फ़ायदे हो रहे हैं और आप इस चीज़ का कितना नुकसान हो रहा है, कितना हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। आपका तो नाम ख़राब हो रहा है ना कि आप दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर बलून के थ्रू सर्वेलांस कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो आपकी कोई भी वजह हो, आपका वो सिविलियन बलून हो, आर्मी बलून हो, सर्वेलांस का ही आपका मकसद हो, चाहे आपका कोई भी मकसद हो, आपको रीअसेस करना होगा कि आपका इससे दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, तो इसके फ़ायदे और नुकसान को जानना होगा, तो ही चाइना के लिए ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ एंड इज़ द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, इट इज़ कन्विंसिबल, ये बात समझी जा सकती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउड द बलून टू क्वाइटली ड्रिफ्ट अवे हैड इट नॉट बीन स्पॉटेड इन मॉन्टेना। तो अगर वो मॉन्टेना में नहीं दिखता था ना तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसे छोड़ देता था। ठीक है, क्यों छोड़ देता अब मैं आपको बताता हूँ, आगे हम पढ़ते हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड इंटेंस क्रिटिसिज्म एट होम। यहाँ पे एट होम किस लिए लगा है? क्योंकि तो इन होम नहीं आएगा, एट होम आता है। ठीक है, तो एट होम मतलब अपने देश में बाइडेन को क्रिटिसिज्म, लोगों से ताने सुनने पड़े थे फॉर नॉट शूटिंग डाउन द बलून अर्लियर मतलब देखो चाइना के ना दो बारी बलून्स दिखाई दिए थे यूएस पे। तो पहली बार जब दिखा गया था बलून तो बाइडेन ने भी छोड़ दिया था। दूसरी बार जो ये बलून दिखा ना, जिसको
यूएस ने शूट डाउन कर दिया वो मोंटेना में दिखा था। तो जब पहले बार दिखा था तो यूएस के जो सिटीजन्स हैं, बाकी के अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने बाइडन को क्रिटिसाइज़ किया था, ताने मारे थे कि आपके कंट्री पे देखो यूएस कितना अनसेफ है, कोई भी यूएस पे सर्विलांस कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो उसको बाइडन को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, इसीलिए इस बार ही बाइडन ने डिसाइड किया कि हम इस बलून को शूट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है क्यों ये बात कही गई कि अर्लियर उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, अब उन्होंने क्यों किया। ठीक है, मोंटेना में उनको सेकेंड बार ही दिखा और उन्होंने शूट डाउन कर दिया वहाँ पे। ठीक है, इट्स रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग कैंसलिंग द ब्लिंकन विजिट रिफ्लेक्ट्स हाउ चाइना हैज़ बिकम द हॉट बटन इशू इन द यूएस। तो जब इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि कौन सी सब चीज़ें, ये सब क्रिटिसिज्म जो हुई, बाइडन को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, एंटनी ब्लिंकन का विज़िट कैंसिल हो गया, तो ये सब दिखाता है कि चाइना कैसा हॉट बटन इशू, मतलब एक गरमाया हुआ इशू बन गया है यूएस के पॉलिटिकल इसमें, या फिर पूरे यूएस कंट्री में कैसा एक चाइना हॉट इशू, ठीक है, हॉट बटन इशू बना हुआ है। ठीक है, यूएस के पॉलिटिक्स पे दिस डेवलपमेंट, ये जो चीज़ हुई बलून वाला इशू, हैज़ कंस्ट्रेंट, रोक दी है ये बलून वाले इशू ने रोक दी है किस चीज़ को, हाउ अ की रिलेशनशिप इज़ मैनेज। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैनेज होने वाली थी, मतलब यूएस और चाइना की रिलेशन इतनी इम्पॉर्टेंट सी चीज़, शुरुआत होने वाली थी, उस शुरुआत को ये बलून के इशू ने कंस्ट्रेन कर दिया मतलब रोक दिया। ठीक है, वहीं पे अब रुक गया है। ठीक है, इन 2001 में यूएस एंड चाइना वेर एबल टू डायल डाउन टेंशंस मतलब यूएस और चाइना के बीच में कुछ इशू हुआ था, तब उन्होंने अपने टेंशंस को, मतलब अपने मन मुटाव को, जो भी इश्यूज थे उसको कम कर दिया था, राइवलरी को कम कर दिया था, वो सक्सेसफुल हो गए थे कम करने में। क्या हुआ था, आफ्टर अ कोलिशन बिटवीन यूएस स्पाई प्लेन एंड अ चाइनीज़ फाइटर जेट ओवर हानियान आइलैंड इन चाइना। तो हाइनान आइलैंड पे क्या हुआ था, यूएस ने एक अपना जासूसी, स्पाई मतलब जासूसी करने वाला एक एयरक्राफ्ट भेजा था, और फिर उससे लड़ने के लिए चाइना ने अपना फाइटर जेट लाया था। तो उनके बीच में कोलिजन मतलब टकराव हो गया था। ठीक है, कोलिशन मतलब टकराव हो गया था, तब जो राइवलरी हुई थी, जो भी इश्यूज हुए थे, डायल डाउन हो गए थे, मतलब शांत हो गए थे, कम हो गए थे। ठीक है, शुड, यहाँ पे शुड कैसे यूज़ हुआ है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ग्रामर क्या ग्रामर देखनी है। यहाँ पे शुड एज इफ़ की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, आपको शुड यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, एज इफ़, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इफ़ अ सिमिलर क्राइसिस नाउ अराइज, मतलब अगर ऐसा क्राइसिस फिर से अराइज होता है, ऐसी सिचुएशन, मतलब 2001 पे जो राइवलरी हुई थी वैसी सिचुएशन अगर फिर से उत्पन्न होती है, नाउ अराइज मतलब फिर से उत्पन्न होती है, तो पर्टिकुलरली अगेंस्ट द चार्ज्ड बैकड्रॉप ऑफ एन इंटेंसिफाइंग राइवलरी, पर्टिकुलरली किसके रिगार्डिंग, चार्ज्ड बैकड्रॉप मतलब किसके चलते हुए, तो कौन सी चीज़ों के चलते हुए अगर फिर से राइवलरी उत्पन्न होती है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, इंटेंसिफाइंग राइवलरी, जो ये बढ़ती राइवलरी है, और मसल फ्लेक्सिंग ओवर ताइवान, मसल फ्लेक्सिंग मतलब जो अपनी पावर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और चाइना कह रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, यूएस प्लीज़ आप दखल मत दो। तो ताइवान के ऊपर जो ये दोनों अपना मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं, यूएस अपनी तरफ से मिलिट्री पावर दिखाता है, चाइना अपने तरफ से मिलिट्री पावर दिखाता है। ठीक है, तो अगर फिर से ये सब फाइट इस इशू पे आ जाती है, एंड हीटेड डोमेस्टिक डिस्कोर्स मतलब डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो इनके बीच पे जो डोमेस्टिकली आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ताइवान के ऊपर जो इशू है और ये जो राइवलरी है ना, ये फिर से अराइज होती है, तो फाइंडिंग एन ऑफ रैम्प मतलब मैंने आपको वोकेबलरी समझाने वक्त किया था कि कहीं मेन रोड से एग्जिट लेने के लिए जो रास्ता होता है उसे हम ऑफ रैम्प कहते हैं। तो यहाँ पे ऑफ रैम्प कैसे हुआ है, ये जो यूएस और चाइना के बीच में अगर फिर से राइवलरी उत्पन्न होती है इन सब चीज़ों को लेके, तो फाइंडिंग ऑफ रैम्प मतलब एक एग्जिट, उस लड़ाई से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाना विल बी फार मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा
मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के लिए। मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो एक दूसरे के बीच में उनकी राइवलरी बढ़ती ही चली जाएगी और एक ऐसी सोल्यूशन पे वो नहीं आ पाएंगे अगर इन मुद्दों पे फिर से 2001 जैसी राइवलरी होती है तो, ठीक है। तब उनके टेंशन्स डाइल डाउन हो गए थे, ठीक है, उनके टेंशन्स डाइल डाउन हो गए थे, पर अब उनकी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व शायद ना हो पाए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। सो एनालिटिकल, आई वुड से दैट एनालिटिकल इज द टोन, पूरा एनालाइज हुआ है कि कैसे चाइना के बलून को डाइल डाउन किया गया, ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कि ऐसे ऐसे सब पहले भी देखा गया था, दूसरे कंट्रीज़ में देखा गया, अब उनके रिलेशंस ऐसे हैं, ठीक है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन। अब हम आ जाते हैं वोकेबलरी टेस्ट पे। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। रो मतलब अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिस पे डिसएग्रीमेंट हुआ हो, शूट डाउन किसी भी एयरक्राफ्ट को या कौन सी भी चीज़ को मार गिराना, मार्ड मतलब डैमेज होना, फ्रेजिलिटीज़ वीक, स्टार्क मतलब जो कि बहुत ही कड़वी सच्चाई है पर सच है वो, ठीक है। डाइल डाउन मतलब कम कर देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऐसे के ऊपर, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इम्प्रूव हो तो इसीलिए मैं आपको हर एक अपने एडिटोरियल के एंड पे एक ऐसे का टॉपिक देता हूँ जिससे आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो। तो आज का आपका ऐसे का टॉपिक है राइट एन ऐसे ऑन द यूएस चाइना यूएस डिप्लोमेटिक टाइज। तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल टू राइट एन ऐसे ऑन दिस। तो चाइना और यूएस के बीच में कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द today's session. Hope you have liked it. If you find it useful, do share it with your friends. चाहे आपके फ्रेंड्स एसएससी का प्रिपरेशन हो, आरबीआई हो, नबार्ड हो, सेबी हो, ठीक है, एसबीआई के लिए हो, आईबीपीएस के हो, आरआरबी के लिए हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट यू कैन शेयर इट दिस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता चले कि वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे आखिर कौन सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। So don't forget to like this session, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe our channel, ठीक है। So I will be now winding up. So bye bye everyone and take care.